Now the next topic is checks and balances. Checks means नियंत्रण एंड बैलेंसेस मीन्स संतुलन. मीन्स नियंत्रण एंड संतुलन दोनों के बीच किस तरह से मीडिया वर्क करती है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, इस टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया. ठीक है, देखो, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया रिक्वायर अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर टू वर्क. काम करने के लिए उसे फ्री और स्वतंत्र माहौल चाहिए. द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन एंड फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन. मीन्स उसको जो प्रेस को फ्रीडम चाहिए, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? उसमें होना चाहिए कि एक्सेस ऑल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ऐसा फ्रीडम होना चाहिए कि उसमें सारे इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सके, चला सके, बता सके. फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, उसको पब्लिकली प्रोड्यूस करने का उनको फ्रीडम होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, उसको सर्कुलेशन करने का भी फ्रीडम होना चाहिए. तो ये जो है मीडिया इज सब्जेक्टेड टू सेवरल रूल्स इन इट्स फंक्शनिंग. मतलब इतने फ्रीडम होने के बावजूद भी हाउएवर द मीडिया इज सब्जेक्ट टू रूल्स इन फंक्शनिंग. कुछ रूल्स हैं फंक्शन, उनको फंक्शन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, all newspapers and periodicals have to be registered with a body known as registrar of newspapers in India. जितने भी newspapers हैं या periodicals है जो मतलब सप्ताह में या 15 दिन में ऐसे निकलते हैं, जो मैगजीन्स वगैरह हैं, उनको रजिस्टर्ड कराना होता है. कहाँ पर? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया. ठीक है, कि मैंने उनको फ्रीडम है, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, उनको अपने काम के लिए कहीं एक जो बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी है, उनके पास वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं. फिर द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब ये जो है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, फोर्थ पिलर मीडिया को माना गया है ना. अब इसको कहा जाता है कि जो फ्रीडम प्रेस को जो आया है, या जो प्रिंट मीडिया जिसको कहते हैं प्रेस है, वो कहाँ से आया, उसमें फ्रीडम किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आधार पर लिया गया इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से. इसी आधार पर यहाँ पर प्रेस को भी अपने फ्रीडम का जो है अधिकार है. इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, फॉर इंस्टांस. लेकिन ये एकदम एब्सोल्यूट राइट नहीं माना जाता है. इसमें कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुछ दबाव भी रहते हैं. फॉर इंस्टांस, द न्यूज़पेपर्स कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग विच इज़ ऑफेंसिव इन नेचर. सभी चीज़ नहीं न्यूज़पेपर के अधिकार है कि कुछ भी आप लिख दो और सब चलेगा, ये नहीं. कई हद तक बाउंडेशन भी होती है. The electronic media works in accordance with the broadcasting code adopted in 1962, which comprises following principles. अब ये तो प्रिंट मीडिया की बात हो गई. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरह जो वर्क वो करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू ब्रॉडकास्टिंग कोड जो कि 1962 में अडॉप्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. आई बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, जो प्रिंट मीडिया या प्रेस है, वो कहाँ पर अपने आप को कुछ भी न्यूज़पेपर में वो प्रिंट करा दिया, छाप दिया, वो नहीं चलता है. उनको भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया. उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी वर्क करती है किसके अंडर में? कौन से प्रिंसिपल के अंदर में? ब्रॉडकास्टिंग कोड, जो कि 1962 में अडॉप्ट किया गया था, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. अब वो उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, तो वो अभी आप देख लो. टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड फेयर एंड अनबायस्ड कमेंट्स. जो न्यूज़ में जो दिया जाए, वो जो कमेंट्स हो वो फेयर हो, अनबायस्ड हो. फिर टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर. एजुकेशन एंड कल्चर को प्रमोट करने का होना चाहिए. फिर टू रेज द मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी एंड डेकोरम ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर द यंग विच थ्रू इट्स वेराइटी एंड कंटेंट विल इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ गुड सिटीजनशिप.
ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहिए कि दैट विल इनकलकेट द वैल्यूज़ ऑफ गुड सिटीजन, से लोगों में एक नागरिक बनने का जो गुण है वो डेवलप हो। फिर टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो आपस में लोगों के बीच है ऐसा उनकी तरफ से प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे जो कम्युनल हार्मनी, सद्भावना लोगों के बीच डेवलप हो। रिलीजियस टॉलरेंस, लोग एक दूसरे के धर्म को इज्जत दे, मान दे, हाँ, टॉलरेट करे। एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, विदेशों के साथ क्या नीति है, उस तरह से विदेशी लोगों के साथ या किस तरह से हमें उनको समझना है, इस तरह की बातें अच्छे तरीके से समझ में आए, ऐसे प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए। फिर टू ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इशू इन एन इम्पार्शियल मैनर, कोई भी इश्यूज जो कि कंट्रोवर्शियल होती है या जिसके पीछे बहुत ज़्यादा जो ठोस पक्के सबूत ना हो, तो उसके पीछे खुद अपने व्यू के आधार पर, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग उसके आधार पर ही ना प्रोग्राम्स या सपोर्ट्स नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, बल्कि इम्पार्शियल मैनर में जो है अनबायस्ड होकर जो इश्यूज़ हैं, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है, उस पर विचार देने चाहिए। फिर टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, और यहाँ पर प्रेस को ये भी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हर एक जो मीडिया है उनको रेस्पेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी का। तो ये सारी बातें जो ब्रॉडकास्टिंग कोड के अंदर जो प्रिंसिपल्स है वो सारी बातें आती हैं और इसको फॉलो करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। फिर नाउ यू कैन सी द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप इन 1966 is entrusted with the task of promoting the freedom of the press and maintaining and improving the standards of the press in the country। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, जिसका क्या काम था कि प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे और मेंटेन भी करे, इम्प्रूव करे उसके स्टैंडर्ड को, हाँ, कंट्री में उसके मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रेस। तो ये दो का इनका था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। नाउ द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 वर्क्स एन मैकेनिज्म दैट डिसाइड्स ऑन कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्रेस इफ दे वायलेट एथिक्स व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब 1978 में प्रेस काउंसिल एक्ट आया, जिसके द्वारा ये तय किया गया, उसमें ये इस मैकेनिज्म पर वर्क किया गया कि कोई भी प्रेस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो, जैसे कोई प्रेस एथिक्स को वायलेट कर रहा है, गलत तरीके से कुछ बातें प्रमोट कर रहा है, तो उस समय उनका ये वर्क होता है कि उसके अगेंस्ट वर्क करें और साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग ऑफ द फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करे। ये दोनों काम है, गलत है तो उसके अगेंस्ट में वर्क करे और सही है तो उसके लिए फेवर में वर्क करे। तो इस तरह से इसके लिए अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, जो इस रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो इसके चेयरपर्सन बने। हाँ, इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो इसके हेड है वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी, सेकुलरिज्म and rule of law as envisaged in the Indian Constitution are upheld by the various forms of media। तो बहुत सारी बातें जो हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी में डिस्क्राइब की गई है, एनविसेज्ड की गई है, जैसे नेशनल यूनिटी है, सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये सारी चीज़ें
जो मीडिया की तरफ से वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया की तरफ से इनको डिस्क्राइब किया जाता है, फिर वो स्वीकार करके रखती हैं। ठीक है, तो हम इस तरह देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी बातें जिसे मीडिया ने सही ठहराया गया है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस इन डेप्थ, मास मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। कैसे मास मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग का रिलेशन है, कि कैसे मास मीडिया को इम्प्रूव करने के लिए या उसमें अपग्रेड करने के लिए उसे जो ज़रूरत होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आता है। वो कैसे आता है, दैट इज़ गिवन इन दिस पैराग्राफ। जस्ट सी, सिंस मास मीडिया इज ऑफन अ विजुअल मीडियम, द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ज़रूरत होती है जो साउंड है, इमेजेस है, सब में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, टू रीच आउट ऑफ मोर पीपल, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दिस मनी कैन बी सोर्स्ड आइदर थ्रू एडवर्टाइजमेंट और बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिग बिजनेस हाउसेस। तो ये जो है मास मीडिया को जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से, या तो उसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलता और या तो किसी बिजनेस हाउस के साथ एसोसिएट करने पर, या उनके साथ पार्टिसिपेंट होने या उनके साथ संलग्न होने पर उनको वो फुलफिलमेंट होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन्स एंड सो ऑन आर शोन रिपीटेडली टू जनरेट मनी। आपने भी देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, कुछ एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बार आता है, हाँ शो किया था, तो वो उतनी बार वो जनरेट मनी उससे होती है, कुछ एक आध बार, तो वो जो उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मनी जो है वो मीडिया को दी जाती है। समटाइम्स बिजनेस हाउसेज आर आल्सो हैव अ फिक्स्ड एजेंडाज। कभी कभी बिजनेस हाउसेस की अपनी एजेंडा होती है। मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी अ रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु एडवर्टाइज विद देम। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे के साथ मीडिया के एसोसिएशन हो जाते हैं बिजनेस हाउसेस के साथ, कि कुछ फिक्स एजेंडाज होते हैं, उसी पर उसको वर्क होना, उसके अगेंस्ट में फिर वो कुछ नहीं लिख सकता है, नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उनके उसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ से उनको मनी आ रही है। उनके अगेंस्ट में वो कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। तब ऐसी स्थिति में जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा तक दूर तक नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं रख सकता, क्योंकि उसका उस बिज़नेस के साथ क्लोज लिंक्स है। आई बात समझ में, कि उस समय वो अनबायस्ड नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं बायस्डनेस उसके जो इंफॉर्मेशन में आ जाती है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग हियर? हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नेम एनी टू प्रोडक्ट्स दैट आर यूजुअली एडवर्टाइज्ड व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी शो। कौन सा एडवर्टाइजमेंट जो बार बार आता है? हाँ, तो अब हमने इसको फिर क्वेश्चन पूछूंगी तो वो लाइव क्लास से पूछूंगी कौन सा एडवर्टाइजमेंट, और आप सोच के बताओगे। जो ज़्यादा टीवी देखते हैं आपको खुद ब खुद उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बार आता है। अभी जैसे कि कोविड चल रहा है, तो कौन से एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बार आते हैं ना, किसके? सैनिटाइज़र के, यूज़ मास्क के। तो ये एडवर्टाइजमेंट लगातार आते हैं। तो क्या है, अवेयरनेस लोगों को थोड़ा सा जागरूकता लाए इसके थ्रू, और साथ साथ मीडिया को भी उससे कुछ मनी जो है वो मिलती है। हियर इज नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द केस स्टडी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड इट। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 RTI is an act of the Parliament of India aimed at providing the right to information to the people of India। जो ये जो
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसका क्या, ये 2005 में पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया और इसका एम है कि पीपल को पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पर जानकारी जो उनको लेना, कॉमन पीपल, दैट दे कैन गेट इट. हाँ, it is based on the values of transparency, accountability and empowerment. The act is also beneficial to the people's representative since openness and transparency is decision making also helps to respond the trust of the people in the government. अब जो भी काम हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, या कहाँ से पैसे, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो किस पर खर्च हो रहे हैं, कौन सी बातें, बहुत सारे गवर्नमेंट की बहुत सारी बातें जो है वो पीपल जानकारी ले सकती है. तो इससे क्या होता है कि जो पीपल का ट्रस्ट वो गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है. ठीक है. The Act mandates timely response to citizens' request for information about the government's functioning. जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग है उसके बारे में पीपल्स को पता चल, सिटीजन्स को पता चल सकता है. नेक्स्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया बिगेन विद द मजदूर किसान शक्ति संगठन. ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? मजदूर किसान शक्ति संगठन के मूवमेंट से. हम और किस आधार पर? टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन विलेज अकाउंट्स इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर मिनिमम वेजेस इन रूरल इंडिया. ठीक है, उसके आधार पर इस ट्रांसपेरेंसी का किस तरह से कि लोगों को पता चल सके कि कितना वेजेस जो है वो मिलना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, क्या प्रोग्राम आ रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं और कितने लोगों पर खर्च हो रहे हैं. तो ये जानने का अधिकार लोगों पर शुरू हुआ थ्रू विच संगठन के द्वारा? मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा. ठीक है. फिर नेक्स्ट आप देखो, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प्स इन कर्बिंग करप्शन. ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ की सूचना इकट्ठी करना, इससे क्या हुआ कि जो करप्शन का जो लेवल है वो कम हुआ. डिफाइंड एज डिसऑनेस्ट और इनलीगल कंडक्ट बाय द पीपल इन पावर टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी. मतलब जैसे जो बहुत सारे ऐसे काम थे कि पहले क्या था कि कुछ भी काम कराओ तो उसके लिए पब्लिक ऑफिस में जाकर आपको ब्राइबरी देनी पड़ती थी, आप कुछ पैसे हाथ में पकड़ाओ तब जाके आपका काम होता था. ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी. लेकिन जब से ये एक्ट आया तो उसके बाद क्या हुआ? करप्शन में काफ़ी कमी आई. नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर एक्ट 2002. After amendments in 2004, this act was introduced in the Lok Sabha. कुछ सुधार लाकर उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया. एंड देन आफ्टर एनेक्टेड इन 2005 में ये फिर से लागू हुआ एज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. क्या करके? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो The significant feature of the right to information act are, क्या क्या था इसके पीछे जो इस फीचर इंफॉर्मेशन का RTA का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका क्या फीचर्स था इसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है. देखो, एवरी पब्लिक अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स. कोई भी जैसे पब्लिक अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है तो उनको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. कहाँ से कितना इनकम आ रहा है, उस इनकम का कहाँ पर किस तरह से खर्च हो रहा है, वो सारी बातें. ठीक है. एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट, सेकेंड पॉइंट है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज़, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ एंड डिसीजन. सभी पब्लिक ये है कि उनको उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका फंक्शनिंग के बारे में, हाँ, उसकी कौन सी पॉलिसीज़ है या क्या डिसीजन लिया, ये सारी बातें उसको रिकॉर्ड रखनी होगी. एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट
appoint public information officers in all its units to provide information to the people. एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है, वह उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीपल को दे सके. फिर नेक्स्ट है, द एक्ट स्पेसिफाइज दैट द सिटीजन हैव अ राइट टू टेक फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, inspect the documents and request any information. They can also acquire information in the form of printout, tapes, photocopies or any other electronic media. मीन्स इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि हर एक सिटीज़न को, कोई भी सिटीज़न है उनके पास ये राइट होगी कि वो उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फोटो कॉपी है, दे कैन सी दैट. हाँ, वो उसको रख सकता है, उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है. दे कैन ऑल्सो एक्वायर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, और उस प्रिंट आउट पे के रूप में भी रख सकता है, वो टेप्स के रूप में भी या फोटो कॉपीज़ के रूप में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को वो रख सकता है. कौन? पीपल. एक आम इंसान, एक सिटीज़न. ठीक है. नेक्स्ट है और अदर्स, इसमें और क्या बातें होनी चाहिए? एन इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट सेट अप एट द सेंटर एंड in every state to receive and look into complaints from the public. जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सेटअप होना चाहिए हर एक सेंटर में और हर एक स्टेट में, कि जो भी कंप्लेन आ रही है पब्लिक की तरफ से उसको वो रिसीव कर सके. ठीक है. एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री or its sovereignty and integrity, its strategic or economic interest, or any information that could help illegal activities are not covered under this act, and government bodies are not bound to give information on questions regarding them. मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कंट्री के सिक्योरिटी से रिलेटेड है या उसकी सॉवरेनिटी से और इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, या उसको यदि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, इस इंफॉर्मेशन से उसको मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, इससे उनको अलग रखा गया है. जो भी इंफॉर्मेशन है वो यदि कंट्री के इंटरेस्ट या उसके सिक्योरिटी या उसके सॉवरेनिटी से रिलेटेड है तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको इसमें कवर नहीं किया गया है. गवर्नमेंट बॉडी उसके लिए बॉन्ड नहीं होती है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाए ऑन क्वेश्चन रिगार्डिंग देम. ठीक है. ये बात आप लोग ध्यान रखना है. Next here, a person who wishes to get information from a public authority must make a request in writing and pay the prescribed fee. जिनको चाहिए उसको राइटिंग में लिखना और प्रेस्क्राइब्ड फ़ी एक कुछ अमाउंट होती है उतना उनको पे करना है. On receiving the request, a public information officer must furnish the information within the fixed period of 30 days. और ये रिक्वेस्ट जो इंफॉर्मेशन का वो 30 डेज़ के अंदर उसको उसका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कंप्लीट कर देना है. हाँ, फाइलिंग द एप्लीकेशन. दिस इज़ कंपल्सरी. इफ़ द मैटर कंसर्न लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 hours of filing the application.